हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विरद आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग यदि अगर इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो टेलीग्राम है हमारा उत्तर प्रदेश स्टडी आईक्यू उत्तर प्रदेश, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए और यहाँ से आपको लिंक और साथ ही साथ पीडीएफ और दूसरे स्टडी आपको यहाँ से प्रोवाइड किए। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में और जानेंगे इनके कुछ संवैधानिक प्रावधान। रीजन क्या है ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं। 18वीं विधानसभा के लिए कराए गए ये चुनाव हैं, इन्हीं से उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का रास्ता तय हुआ। और अभी आपको मालूम है कि इस चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनाने का मतलब यहाँ ये हुआ कि वो अपने मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। कोई भी व्यक्ति इसी तरीके से करता है। तो जब आप देख सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, तय हुई है, स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पर नए मुख्यमंत्री से संबंधित राजनीतिक प्रावधान क्या हैं, आज के इस टॉपिक में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कौन नियुक्त करता है, कौन उन्हें शपथ दिलाता है और उनके किस प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ठीक है, और उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, सब चीजों पर हम लोगों का डिस्कशन रहेगा। चलिए वन बाय वन डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव हुए हैं वो विधानसभा के हुए हैं। ठीक है, किसके हुए हैं? विधानसभा सदस्य के। विधानसभा विधानसभा सदस्य, आप इसको एमएलए के तौर पर जानते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो इलेक्शंस होते हैं वो मेंबर्स के लिए होते हैं, ना कि सीएम पद के लिए। सीएम के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सीएम के लिए जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं कराया जाता है, बल्कि जो इलेक्शन होता है वो विधानसभा सदस्यों के लिए होता है। परंतु प्रोविजन ये है, जो दल जो दल यानी कि पार्टी या फिर संगठन संगठन यानी कि अलायंस, ठीक है, यानी कि अलायंस, जो दल या जो संगठन सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, यानी जिसे सर्वाधिक जनादेश प्राप्त होता है, उसे हमेशा जो है क्या, उस दल को हमेशा क्या माना जाता है? विजयी माना जाता है। और उस दल को लीड जो व्यक्ति करता है, यानी अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टी है और पार्टी को जो लीड करेगा, ठीक है, उसे ही सीएम के पद पर बैठाया जाता है। या फिर अगर गठबंधन हुआ है तो उस गठबंधन ने अपना नेता जिसे चुना है, उस नेता को ही सीएम चुना जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शन जो होता है वो मेंबर्स का होता है, इस सीएम पद के लिए नहीं होता है। जैसे आपने राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन देखा होगा, उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन देखा होगा, लेकिन सीएम और पीएम के पद का इलेक्शन नहीं होता। साधारणतया लोग इसे जानते यही है कि अल्टीमेटली होना यही है इसमें, यानी कि चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री के लिए ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुनाव मुख्यमंत्री के लिए नहीं होता, चुनाव जो है वो सदन में सदस्यता के लिए होता है। ये बात ध्यान रखना है। और सर्वाधिक सदस्य जो चुनाव में इस बार जो चुन करके गए हैं वो कहां से गए हैं? भाजपा से गए हैं। भाजपा यानी कि बीजेपी से गए हैं। अब बीजेपी जो है, जिन्हें अपना बहुमत दल का नेता चुनेगी, बीजेपी के बहुमत दल का नेता जो चुना जाएगा वो व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब देखिए, यहाँ पर नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर नियुक्ति की बात तो हो रही है। नियुक्ति अलग है और निर्वाचन अलग है। निर्वाचन जो होगा वो विधानसभा सदस्य के रूप में सदस्यों का होता है, मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? प्रावधान जो है वो नियुक्ति का दिया है, अपॉइंटमेंट बोलेंगे आप इसको, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का प्रोविजन आर्टिकल 164 में है और इन्हें अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है। इनको अपॉइंट करने का काम जो है वो गवर्नर करता है। गवर्नर इन्हें अपॉइंट करता है और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोटेम स्पीकर टर्म का भी जो है यूज किया जाता है। मंत्री जो होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर के समक्ष जो है वो अपना शपथ लेते हैं। अभी यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रावधान जिस प्रकार से राज्यों में है उसी प्रकार से केंद्र में भी होता है।
इसी प्रकार से आपको समझना है, देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता, और उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो होता है, मुख्यमंत्री जो होता है, वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो बहुमत प्राप्त जो होगा उसका जो नेता होगा उसे राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब हमको ध्यान रखना है कि राज्य जो हैं, कई सारे राज्य हैं जिनमें केवल एक सदन है, एक सदन, और कई सारे राज्य हैं जिनमें द्विसदन है, द्विसदन अर्थात बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यूपी में कैसा है? यूपी में बाई कैमरल अर्थात द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल, विधानमंडल है, अर्थात आप इसे क्या बोलेंगे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो जो दो सदन है वो कौन कौन से हैं? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। इलेक्शन किसके हुए हैं? असेंबली के। नियम क्या लिखा है? नियम लिखा है कि बहुमत दल का नेता, ठीक है, विधानसभा चुनावों में पार्टी के बहुमत दल का नेता, स्पष्ट तौर पर लिखा है। ये नहीं लिखा है कि विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट भी उसको मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इस पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन जीता है, उस पार्टी का कोई भी सदस्य, भले ही वो मेंबर इलेक्टेड हो या ना हो, फिर से इस पॉइंट को समझिए, जैसे आप या हम हैं, अगर हम यहाँ पर जीते नहीं हैं या हम पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमने इलेक्शन ही फाइट नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने हमें क्या कर दिया? मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो इस चुनाव में जिस दल को बहुमत मिला है, उस दल के द्वारा, ठीक है, कोई भी जो भी उसका नेता होगा, इस दल ने जिसे भी अपना नेता चुना होगा उसे बना दिया जाएगा। अब ये जो व्यक्ति है ये भले ही ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य हो, कोई भी ना हो, ये तब भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें 6 माह के अंदर इन दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी की बात करी जाए तो वो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के तौर पर दिखाई देंगे। तो एक चीज तो ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी सदन का व्यक्ति हो, पहली चीज। ना ही ये जरूरी है उसे विधानसभा का ही सदस्य होना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य बने रहते हुए मुख्यमंत्री रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सिंपल सी बात यह है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यही चीज प्रधानमंत्री के तौर पर भी होती है कि कोई जरूरी नहीं कि राज्यसभा का सदस्य जो है ना बन पाए, लोकसभा का सदस्य हो तभी बने, ऐसा कुछ नहीं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा शायद। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास में। ये वाले पॉइंट का मीनिंग क्या है कि वास्तविक रूप में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन काम के तौर पर अगर देखा जाए तो सारे काम जो है वो करने वाला व्यक्ति कौन है? करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। लेकिन होते किसके नाम पर हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम पर। यहां पर यही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी जो राज्यपाल है वही सारे काम, उसी के नाम से सारे काम होंगे, लेकिन करने वाला जो सबसे प्रधान व्यक्ति होगा राज्य के अंदर वो मुख्यमंत्री। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर इस तरीके से तो एक शब्द सामने आ जाता है कि अगर राज्यपाल जो है अगर वो केवल देखने मात्र का ही या नाम मात्र का ही राज्यपाल, अगर केवल नाम मात्र का ही क्या है प्रधान है, तो फिर तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत घट जाती है। क्या उसके पास कोई शक्तियां नहीं है? राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियां का मतलब ये हो गया डिस्क्रिशनरी पावर। जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है वैसे ही
जो गवर्नर है उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का है, तो ये नाम मात्र का क्यों है उसको क्लियर कर देते हैं। राज्य में अभी मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा? मंत्रिपरिषद का राज्य में गठन कैसे होगा? राज्यपाल जो है वो चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे। चीफ मिनिस्टर जिन्हें जिन्हें चाहेंगे अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना, उन्हें शामिल करेंगे मंत्रिमंडल में, और इस प्रकार से सभी मंत्रियों का अपॉइंटमेंट होना शुरू होगा। अब ये सारे काम जो होंगे राज्य में, जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होंगे, ये चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद मिलकर के करेगी, और चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देंगे। राज्यपाल उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राज्यपाल जो भी काम करेगा वो राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। ऐसे में प्रश्न बनता है, क्या राज्यपाल स्वयं से कुछ नहीं करेंगे? तो इसी का उत्तर है कि राज्यपाल के पास कुछ जगहों पर विशेष अपने विवेकाधिकार हैं, डिस्क्रिशनरी पावर हैं। उन विशेष परिस्थितियों में वो ये काउंसिल के द्वारा जो, या सीएम के द्वारा और सीएम की जो परिषद है उसके द्वारा दिए गए विचार को नकार भी सकता है, मना भी कर सकता है। तो एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टर्म क्लियर किया था। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों टर्म क्लियर हो गए, हाँ या नहीं? पहले वाले में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से भी काम कर सकता है, हालांकि ज्यादातर कार्य वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, लेकिन कुछ मामलों में वो अपनी बुद्धि से भी, अपने विवेक से भी काम कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चीफ मिनिस्टर जो है, इनकी नियुक्ति, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति जो है ये क्या है? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल के लिए उसके डिस्क्रिशनरी पावर है। यही जो आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में एकदम एक क्लियर वे में चला गया है, यही आंकड़ा अगर सपा के साथ में लगभग मेल जोल खाता हुआ बैठता है, यानी कांटे की टक्कर यदि अगर हुई होती, तो सरकार बनाने के लिए दावे पेश करने पड़ते, और ये दावा किसकी तरफ जाएगा इसका निर्णय लेने का अधिकारी उस समय सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल होता है, क्योंकि उस समय तो मंत्रिपरिषद होती ही नहीं है। ये एक विशेष स्थान है जहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। क्या केवल यही एक विशेष अधिकार राज्यपाल के पास है? तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई जगहों पर विशेष अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सदन भंग करा सकते हैं राज्यपाल से, और उनसे रिकमेंड कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि सर विधानसभा को भंग कर दिया जाए। लेकिन यदि अगर विधानसभा को भंग करना ये राज्यपाल को इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने हित में कर रहे हैं, या रूलिंग पार्टी अपने हित में ऐसा कर रही है जानबूझ करके, ऐसे स्थिति में वो सदन को भंग करने से मना भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब अपोजिशन जो है वो फ्लोर टेस्ट कराती है, और जो रूलिंग पार्टी है उसे पता चल जाता है कि फ्लोर टेस्ट में हम फेल हो जाएंगे, वैसे केस में राज्यपाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो मंत्रिपरिषद उसको आप भंग कर दीजिए। ऐसे केस में राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद को भंग करने से मना कर सकता है। ये हालांकि मंत्रिपरिषद के द्वारा आई सलाह है, परंतु ऐसी सलाहों को राज्यपाल मना भी कर सकता है। तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो लिखा है, विधानसभा का सदस्य नहीं है वो भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका मतलब यही है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर सकता है, या किसी भी मंत्री के तौर, मुख्यमंत्री भी मंत्री ही है, वो भी किसी भी मंत्री के तौर पर कार्य कर सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता ले लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 माह तक बगैर सदस्यता लिए रह सकता अधिकतम। और इसका अर्थ ये नहीं कि आप 6 महीने तक सदस्यता ना लें, ये वाला अर्थ नहीं है, लेकिन एक ये है कि अधिकतम आप 6 महीने तक बगैर किसी सदन के सदस्य बने भी रह सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट अगर समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ, न्यूज बताना चाहता हूँ। आप यदि अगर स्टडी IQ पर किसी भी प्रकार का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड विरद 33, और उस कोड को अप्लाई करते ही आपको 33% का 33% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल अवश्य करें। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? अगर हम सीएम के कार्यकाल की बात करते हैं, सीएम का कार्यकाल, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी मंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सीएम जो है उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ध्यान रखेंगे।
सीएम का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि राज्यपाल जो है जिन्हें अपॉइंट करते हैं या राष्ट्रपति जिन्हें अपॉइंट करते हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं, तो जो जिसे अपॉइंट करता है अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि उस परिस्थिति में ये उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है कि उन्हें कब तक उनके पद पर बनाए रखेंगे। हालांकि एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार ही होता है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है मतलब ऐसे ही थोड़ी हटा देगा, राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा विधानसभा में जब तक उसे क्या प्राप्त है, बहुमत। विधानसभा की राज्यपाल की इच्छा से मंत्रिपरिषद भंग होगी, लेकिन यूं ही थोड़ी मंत्रिपरिषद वो भंग कर देंगे, तो तानाशाही हो जाएगी। इसलिए विधानसभा में जब तक किसी दल को बहुमत प्राप्त है तब तक आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि सर कोई भी मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए तो बनता है, आप तपाक से आंसर दे देते हैं, सर ये तो आंसर 5 वर्ष आएगा। यहां ध्यान रखना है आपको, मैंने फिर आपको कहा जो सीएम है वो एक मंत्री है, मंत्री है, एक सदस्य है, सदस्य है तो किसी न किसी सभा का होगा। अब वो या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का होगा या लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का है तो ये कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल में भंग होगी ही होगी। असेंबली भंग होगी तब असेंबली ही नहीं रहेगी, सदस्य भी चले जाएंगे। लेकिन यदि अगर यही व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो, अगर जो भी सीएम हो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो, तो इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है सदस्य का, यहाँ पे सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो आप कहेंगे सर ये वाला सदस्य तो 6 साल तक प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, तो माफ कीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का बहुमत दल का नेता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही समाप्त हो गई तो बहुमत दल ही नहीं रहा। आप सदस्य बने रहिए लेकिन आपका तो दल ही नहीं है, इसलिए वो सदस्यता वहां से समाप्त हो जाती। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत अधिकतम 5 वर्ष तक एक बार में ही प्राप्त हो सकता है, उसके बाद तो अल्टीमेटली आपका बहुमत खत्म हो जाएगा, भंग ही होगी विधानसभा। उससे पहले यदि अगर आपने बहुमत सिद्ध करने में फेल्योर हो गए विपक्ष के आह्वान पर, बुलावे पर, तो उस समय भी आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब राज्यपाल समाप्त कर देगा। यदि विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। ये भी एक मैनर है। यहाँ भी देखिए एक पॉइंट छुपा हुआ है, जब कभी भी फ्लोर टेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं कहा गया कि फ्लोर टेस्ट होते ही जो मुख्यमंत्री है वो त्यागपत्र दे देगा या विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, तो नहीं है। लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट हुआ और आप फेल हो गए मंत्रिपरिषद भंग होने के लिए, तो आपको नेचर है कि क्या दे देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जनता में ही विश्वास। सरकार जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है ना, जनता ने टेस्ट कराया, आप जनता के टेस्ट में फेल हो गए, और जब फेल हो गए तो जनता का ये आदेश हो गया एक तरीके से इनडायरेक्टली कि अब आप पद से हट जाइए। तो वो इस्तीफा किसको देंगे, इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। इस्तीफा देंगे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर फिर काम आएगी। अब राज्यपाल बगैर मंत्रिपरिषद से पूछे, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो फेल हो चुकी, फेल मंत्रिपरिषद निर्णय थोड़ी देगी या किसी प्रकार की सलाह थोड़ी देगी, तो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर फिर से जीवित हो जाती है और उन्हें आदेश दे सकते हैं कि आप अपने पद से हट जाइए। क्लियर हो गई बात। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो है उसका कार्य क्या है, मुख्यमंत्री का जो है मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य क्या है। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब सिंपल से क्या है कि ये है मंत्रिपरिषद, इसमें तमाम सारे जो है वो मंत्रीगण बैठने हैं, ये तमाम सारे मंत्रीगण बैठने हैं, लेकिन इसमें कौन मंत्री के रूप में आएगा ये चीफ मिनिस्टर तय करेगा। इन सब को अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है, लेकिन गवर्नर इन्हें अपॉइंट करने से पहले इनसे पूछेगा और ये जिन्हें कहेंगे उन्हें ही अपॉइंट करेगा। उसका तर्क क्या है, क्यों ऐसा होता है? तर्क ये है
कि अगर इनको अपनी मर्जी के सदस्य नहीं मिलेंगे तो जो भी नीति बनानी है नीति तो इन्हीं से मिलकर के बनाई जाएगी। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही नीति बनाएंगे और उन्हीं नीतियों को लागू करा करके राज्य का उत्थान होगा। इनका शिकायत हो सकता है कि हमारी मर्जी के जब मंत्री ही हमारे पास नहीं है तो हमारी नीति को अपोज करते हैं, और जब हमारी नीति को ही वो एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उनके साथ सरकार कैसे चला सकते हैं, और सरकार अगर ठीक से नहीं चली तो राज्य पिछड़ा हो जाएगा। इसके जिम्मेदार राज्यपाल महोदय होंगे। ये अपॉइंट कौन कर रहा है? राज्यपाल ये अपने सर पर थोड़ी लेंगे। राज्यपाल कहेंगे जनता ने आपको चुना है और इसलिए चुना है कि आप राज्य का विकास करें। राज्य के विकास के लिए आपको कौन कौन चाहिए आप हमें बताइए, हम उन्हें ला के देते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भले ही बात सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन जब देखा कि हमने अपनी मर्जी से ही मैं ही मुख्यमंत्री था, मैंने अपनी मर्जी से ही किसी को चुना, उस समय तक तो हमारी इच्छा से काम किया, लेकिन बाद में वो फिर हमसे नहीं काम सही से हमारे कर रहा है तो हम राज्यपाल से ही कह करके हम उसे हटा भी सकते हैं। तो राज्यपाल से ही कह करके उन्हें क्या कर सकते हैं? फेरबदल कर सकते हैं, मंत्रालय चेंज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, कई बार चेंजेस होते हैं, कई बार 5 साल के दौरान। तो ये सब कर सकते हैं मंत्री जो है। कौन करेगा? किसके नाम से होगा? सब राज्यपाल के नाम से होगा। पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगर मुख्यमंत्री चाहें स्वयं परिषद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देते हैं, मंत्रिपरिषद फेल हो जाती है। ये सारे काम जो है वो करे जा सकते हैं। राज्यपाल के संबंध में अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार की कड़ी की बात कर रहे हैं। 167 में क्या कहा गया? राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद ये हैं राज्यपाल महोदय हैं, और यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का जो चीफ है वो चीफ मिनिस्टर है। राज्यपाल ने इनके कहने पर इनको चुना था, और राज्यपाल इन्हीं के कहने पर इन्हें निकाल भी देते हैं, हटा भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनके और इनके बीच में जो लिंक बन रहा है, ये लिंक बनाने का काम कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। और ये लिंक कैसे बन रहा है? मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगा, चीफ मिनिस्टर उस सारा ब्यौरा राज्यपाल को देगा। राज्यपाल सभी मंत्रियों से पूछने थोड़ी जाएंगे, ये ब्यौरा देने का काम मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। अब देखिए, इन सब लोगों का अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता हो, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, इन सब सदस्यों को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं। लेकिन गवर्नर इनमें से किसको अपॉइंट करेंगे, ये सलाह जो है वो कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा, चीफ मिनिस्टर की साथ में। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, और यही सब चीजें दिखा रहा है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में नीतियों की घोषणा के द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। सभी नीतियों की घोषणा, किसी भी विशेष प्रकार की नीतियों की घोषणा होती है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, सदन में पटल पर रखते हैं, सामने रखते हैं। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। सीएम जो है वो राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि अगर ये अनकंडीशनल लग रही है और अलोकतांत्रिक लग रही है तो राज्यपाल इसके लिए मना भी कर सकते हैं। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जो होते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो होते हैं, ये कौन होते हैं? योजना बोर्ड के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष का कार्य करते हैं, और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तमाम सारी जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, और नीति आयोग के जो सदस्यों के रूप में अगर देखा जाए तो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा
जाती है। अब ये जो अध्यक्षता है केंद्र में अगर देखा जाए, तो नीति आयोग बनता है, उसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो राज्यों के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता के तौर पर ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपातकाल के दौरान तमाम प्रकार के राजनीतिक स्तर के जो प्रबंध होते हैं वो इनको देखना पड़ता है। राज्य के एक नेता के रूप में वो लोगों के विभिन्न लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ वो तमाम सारी सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। ये सब कुछ चीजें जो है वो राज्यपाल के कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाती हैं। सो सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री जो चुनेंगे वो इन सारी शक्तियों का एंजॉय करेंगे, राज्यपाल के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करेंगे और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके के किसी सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।